हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन, जो पावर शेयरिंग का एक मेन फॉर्म है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले फेडरलिज्म को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, फिर देखेंगे कि इंडिया में इसका थ्योरी और प्रैक्टिस कैसे काम करता है। उसके बाद हम फेडरलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर बात करेंगे और देखेंगे कैसे पॉलिसीज और लोकल गवर्नमेंट्स ने इसे मजबूत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और फेडरलिज्म को समझते हैं। फेडरलिज्म क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच में बांटा जाता है। वर्ल्ड में 193 कंट्रीज में से सिर्फ 25 में ही फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसमें 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन शामिल है। कई सारी बड़ी कंट्रीज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करती है, जैसे कनाडा, यूएसए और हमारा प्यारा भारत। इस मैप में देखिए, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे बेल्जियम जो यूनिटरी से फेडरल सिस्टम में बदला। इस तरह फेडरलिज्म में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने पावर्स एंजॉय करते हैं, जो एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाता है। अब जब हमें फेडरलिज्म थोड़ा बहुत समझ आ गया है, तो इसका कंपैरिजन करते हैं यूनिटरी सिस्टम से। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को अलग अलग पावर्स मिलती हैं। यूनिटरी सिस्टम में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है या फिर सब यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी ऑर्डर्स नहीं दे सकती उन मैटर्स के लिए जो सेंटर की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते, जबकि यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट सब यूनिट्स को ऑर्डर्स दे सकती है। फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पावर्स को एंजॉय करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती जब तक कोई मैटर स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही आता है, पर ऐसा कुछ यूनिटरी सिस्टम में नहीं होता। अभी थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम फेडरलिज्म के फीचर्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फेडरल गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स हो सकते हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स 3 टीयर सिस्टम का एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्री के सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन हर टीयर के पास अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, जहां दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशन के रिगार्डिंग लॉज बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हर लेवल की गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, इसलिए हर लेवल की गवर्नमेंट का होना और उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट डिफाइंड है, जो अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट की पावर्स को स्पेसिफाई करते हैं। फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एक लेवल की गवर्नमेंट अकेली नहीं बदल सकती। ऐसे चेंजेस के लिए दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस और स्टेट्स का कंसेंट होना जरूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने और अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट के पावर्स को डिसाइड करने का पावर होता है। सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है जब अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट आपस में टकराती हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट फेडरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, हर लेवल की गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्सेस क्लियर तौर पर डिफाइन किए जाते हैं ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की जा सके। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में स्टेट्स अपने खुद के टैक्सेस लाइक सेल टैक्स और वैट कलेक्ट कर सकती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्ट कर सकती हैं। अब हम समझेंगे कि फेडरल सिस्टम भी एक तरह का नहीं होता, बल्कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज हिस्ट्री एंड लोकेशन। जैसे इंडिया एंड यूएस को देखा जाए तो दोनों ही फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, पर जरा अलग ढंग से। फॉर इंस्टेंस, यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है और अपने लॉज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद करते हैं, जबकि इंडियन स्टेट्स उतने इंडिपेंडेंट नहीं होते और उनके लॉज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसके अलावा हर स्टेट के पास अपनी अपनी पावर्स तो हैं, बट अनइक्वल। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि फेडरेशंस बनाने के 2 मेन रूट्स हैं। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब अच्छे से दोनों की एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं।
कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, जिसे हम एक साथ आने वाली फेडरेशंस भी कह सकते हैं। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से एक बड़े यूनिट में मिलते हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सके, तब उन्हें कमिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। सभी स्टेट्स आपस में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इक्वल पावर्स शेयर करती हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस को अपनाने वाली कंट्रीज हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, जिसे हम मिलकर रखने वाली फेडरेशंस भी कह सकते हैं। जब एक बड़ा देश अपनी पावर्स को स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड करता है, तब उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और अलग अलग स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स भी मिलती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस को अपनाने वाली कंट्रीज हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। सेकेंड रूट के अकॉर्डिंग इंडिया में कई स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, पर ऐसा क्यों? इसका रीजन है देश में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर और इश्यूज का होना। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, ताकि उनकी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी मेंटेन हो सके, ऑल्दो इसे 2019 में हटा दिया गया। नागालैंड को भी स्पेशल पावर्स मिलती है आर्टिकल 371 के अंदर, जिससे वो उनके लोकल लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन अपने ट्रेडिशन और नीड्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सके। ऐसे ही आसाम में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR को स्पेशल पावर्स दी गई हैं डेवलपमेंट और पीस के लिए उनके यूनिक सोशियो कल्चरल नीड्स के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। उम्मीद है आपको कवर किए गए सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के इजी नोट्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट socialsciencesimplified.com पर। चैप्टर यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।